Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. First of all, happy Deepavali to all the viewers. Today I am going to start our daily current affairs session of 14 November in which I will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम, ये पीआईबी का न्यूज है। अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल 50% ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी इज नाउ मेड अवेलेबल फॉर ऑल एयर ट्रांसपोर्टेशन फॉर 41 नोटिफाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट टू एनी प्लेस इन इंडिया। जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है टॉप टू टोटल, इसके अंतर्गत 50% ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है 41 नोटिफाइड फ्रूट और वेजिटेबल्स का नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट से किसी भी प्लेस में इंडिया के। एयरलाइंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डायरेक्टली सप्लायर को, कंसाइनर व कंसाइनी एजेंट को बाय वे ऑफ चार्ज करेंगे सिर्फ 50% एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का जो कि फ्राइट चार्ज होगा, और बाकी जो है वो क्लेम करेंगे बैलेंस 50% फ्रॉम MOFPI से एक सब्सिडी के तौर पे। द स्कीम वाज अप्रूव्ड एंड द अमेंडेड स्कीम गाइडलाइंस वर नोटिफाइड ऑन 2 नवंबर 2020। जो स्कीम है इसको अप्रूव किया गया था और गाइडलाइंस जो है इसके लिए नोटिफाई किए गए थे 2 नवंबर 2020 में ही। In relation to other condition of for Operation Green Top to Total scheme, full transportation through airlines from eligible airport, all consignment of notified fruit and vegetables, irrespective of quantity and price, would be eligible to 50% price subsidy. जो रिलैक्सन दिया गया है अदर कंडीशन जो है ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम के तहत ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरलाइन से एलिजिबल एयरपोर्ट से जितने भी कंसाइनमेंट होंगे जिनको कि नोटिफाई किया गया फ्रूट और वेजिटेबल्स में, इरेस्पेक्टिव उससे मतलब नहीं है उसका क्वांटिटी कितना होगा, प्राइस क्या है, वो एलिजिबल होंगे 50% फ्लाइट सब्सिडी के लिए। द ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी वाज अर्लियर एक्सटेंडेड अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम फॉर किसान रेल स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2020। रेलवे चार्ज ओनली 50% ऑफ फ्लाइट चार्जेस ऑन द नोटिफाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी था अर्लियर जो था वो एक्सटेंड किया गया था ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत किसान रेल स्कीम के लिए, जिसमें क्या था रेलवे सिर्फ चार्ज कर रहा था 50% फ्राइट चार्जेस नोटिफाइड फूड एंड वेजिटेबल्स के लिए, जो कि इफेक्ट में आया हुआ था 12 अक्टूबर 2020 से। अब जो एलिजिबल एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के स्टेट के कौन कौन से हैं, जितने भी एयरपोर्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्ट से, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अमंग द हिली स्टेट, इन सारे एयरपोर्ट ये एलिजिबल क्राइटेरिया में आएंगे अगर इनसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रूट और वेजिटेबल्स जो कि 45 नोटिफाइड है तो 50% ही फ्राइट चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस कोड फॉर सरना ट्राइबल्स। झारखंड गवर्नमेंट कन्वेंड अ स्पेशल असेंबली सेशन टू पास अ रेजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज सरना रिलीजन एंड इंक्लूड इट एज अ सेपरेट कोड इन द सेंसस ऑफ 2021। जो झारखंड गवर्नमेंट है उन्होंने कन्वेंट किया एक स्पेशल असेंबली सेशन और पास किया एक रेजोल्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज करेगा सरना रिलीजन को और उसको इंक्लूड करेगा एक सेपरेट कोड में जो सेंसस 2021 का आने वाला है उस पर। सरना रिलीजन के बारे में हम जान ले। द फॉलोअर्स ऑफ सरना फेथ बिलीव प्रे टू नेचर। जो फॉलोअर्स है सरना फेथ के वो बिलीव करते हैं नेचर को प्रे करने पे। द होली ग्रेल ऑफ द फेथ इज जल, वाटर, जंगल, फॉरेस्ट, जमीन, लैंड एंड इज फॉलोअर प्रे टू द ट्रीज एंड हिल्स व्हाइल बिलीविंग इन प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एरिया। जो होली ग्रेल है उसका बिलीव है जल, वाटर पे, जंगल, फॉरेस्ट, जमीन, लैंड पे, और इसके जो फॉलोअर्स है वो प्रे करते हैं ट्रीज और हिल का और बिलीव करते हैं कि प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट एरिया को इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। झारखंड has 32 ट्राइबल्स ग्रुप ऑफ विच 8 आर फ्रॉम पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। झारखंड में 32 ट्राइबल्स ग्रुप है जिसमें कि 8 जो है वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। While many follow Hindu religion, some have converted to Christianity. This has become one of the plank for demanding a separate code to save religious identity, as various tribal organization put it. यहाँ मेनली जो है वो हिंदू रिलीजन है लेकिन कुछ जो है वो कन्वर्ट हुआ है क्रिश्चियनिटी पे। इसी के कारण क्या है डिमांड हो रहा है सेपरेट कोड का ताकि सेव किया जा सके रिलीजियस आइडेंटिटी को जो अलग अलग ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन का है। इट इज बिलीव दैट 50 लाख ट्राइबल्स इन द इंटायर कंट्री पुट देयर रिलीजन एज सरना इन द 2011 सेंसस ऑल्दो इट वाज नॉट ए कोड। ये बिलीव किया जा रहा है कि 50 लाख ट्राइबल है पूरे कंट्री में जिन्होंने अपना रिलीजन सरना डिक्लेयर किया था 2011 के सेंसस में, जबकि ये कोड नहीं था उस समय।
The resolution will seek a special column for follower of Sarna religion in the census 2021. At present, they are not classified as separate entity. जो resolution है वो एक separate column create करेगा जो follower है Sarna religion के उनके लिए census 2021 पे. अभी presently क्या है, इनको नहीं classify किया गया एक separate entity के रूप में. Issue क्या है? Many of the tribals who follow the faith have later converted to Christianity. The state had more than 4% Christian, most of whom are tribal. जो बहुत सारे ट्राइबल्स है इस फेथ के वो बाद में कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी पे, और जो स्टेट है उसमें मोर देन 4% क्रिश्चियन जो है वो ट्राइबल से थे. जो इश्यू क्या है अब कि ये कन्वर्टेड ट्राइबल जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं रिजर्वेशन का, माइनॉरिटी का भी, साथ साथ बेनिफिट तो दिया गया उनको शेड्यूल ट्राइब्स का. सो दोज हु आर स्टिल फॉलोइंग ओनली सरना फेथ से दैट बेनिफिट शुड बी गिवन स्पेसिफिकली टू देम एंड नॉट दोज हु आर कन्वर्टेड. इसलिए जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं सिर्फ सरना फेथ को, उनका कहना है कि बेनिफिट सिर्फ उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो इसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं. अब द पॉपुलेशन ऑफ सरना ट्राइबल इन द स्टेट हैव डिक्लाइन फ्रॉम 38.3% in 1931 to 26.02% in 2011. One of the reason for this was tribal who go for work in different state not being recorded in this census. जो पॉपुलेशन है सरना ट्राइबल का स्टेट में डिक्लाइन किया है 38.3% 1931 से 26.2% हो गया 2011 पे. इसका एक मेन रीजन बताया जा रहा है कि जो ट्राइबल वर्क के लिए डिफरेंट स्टेट में गए उनको नहीं रिकॉर्ड किया गया था सेंसस में. इन अदर स्टेट दे आर नॉट काउंटेड एज ट्राइबल, और अदर स्टेट में उनको ट्राइबल के तौर पे नहीं काउंट किया गया. देयरफॉर सेपरेट कोड विल इंश्योर रिकॉर्डिंग ऑफ देयर पॉपुलेशन. इसी कारण अगर सेपरेट कोड होगा तो वो इंश्योर करेगा, रिकॉर्ड करेगा उनके पॉपुलेशन को. व्हाट सेंस डज अ सेपरेट कोड मेक? क्या सेंस बनता है सेपरेट कोड का मतलब क्या है? बिटवीन 1871 एंड 1951 द ट्राइबल हैड अ डिफरेंट कोड, हाउएवर इट वाज चेंज अराउंड 1961 टू 62. 1871 से 1951 तक ट्राइबल का डिफरेंट कोड था, इसको बाद में बदला गया था 1961-62 पे. Experts say that when today the entire world is focusing on reducing pollution and protecting the environment, it is prudent that Sarna become a religious code as the soul of this religion is to protect nature and environment. एक्सपर्ट का मानना है आज क्या पूरा वर्ल्ड जो है वो फोकस कर रहा है कि कम किया जाए पॉल्यूशन को, प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरनमेंट को. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सरना को एक रिलीजियस कोड बनाया जाए. उससे क्या होगा, क्योंकि इनका मेन रिलीजन क्या है कि प्रोटेक्ट किया जाए नेचर और एनवायरनमेंट को, तो इससे इसको बढ़ावा मिलेगा. प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद ट्राइबल. प्रोटेक्ट करना लैंग्वेज और हिस्ट्री को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्राइबल्स का. इफ सेंटर अप्रूव द न्यू सरना कोड, सेंसस 2021 would have to make space for a new religion. अगर सेंटर अप्रूव कर देता है न्यू सरना कोड को, तो जो सेंसस 2021 होगा उसमें एक सेपरेट स्पेस होगा न्यू रिलीजन का. करंटली सिटीजन जो है वो चूज करते हैं अभी सिर्फ 6 रिलीजन है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो एक और उसमें एडिशन हो जाएगा. नेक्स्ट, लद्दाख स्टैंड ऑफ. इंडिया चाइना फाइनलाइजिंग डिसएंगेजमेंट प्लान. जो लद्दाख स्टैंड ऑफ काफी समय से चला आ रहा था, हम न्यूज में देख रहे थे, उसमें इंडिया और चाइना ने फाइनलाइज किया डिसएंगेजमेंट प्लान को. India and China are working out modalities to finalize a plan for phase out disengagement and de-escalation along the line of actual control in Eastern Ladakh. इंडिया और चाइना जो वर्कआउट कर रहा था मॉडलिटीज पर, फाइनलाइज किया एक प्लान कि वो फेज करेंगे डिसएंगेजमेंट और डिस्केलेट करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ईस्टर्न लद्दाख से. At the recent held 8th round of Corp Commander talk, China proposed to pull back their troops and equipment from Finger 4 to Finger 8 on the north bank. जो recently held 8th round of Corp Commander talk हुआ, उसमें चाइना ने प्रपोज किया कि वो पुल बैक करेगा अपने ट्रॉप को, इक्विपमेंट को Finger 4 से Finger 8 ले जाएगा नॉर्थ बैंक का. डिस्प्यूट हुआ क्या था? The line of actual control, the line that separates India and Chinese troops since 1962, generally run along the land except for the width of Pangong Tso. जो लाइन है एक्चुअल कंट्रोल का, जो लाइन सेपरेट करता है इंडिया और चाइना के ट्रूप्स को सिंस 1962 से, वो जनरली रन करता है लैंड से, लेकिन जो रीजन है पैंगोंग सो लेक का, वहां पे ये वाटर से रन करता है. हियर इट रन्स थ्रू वाटर, बोथ साइड है मार्क देयर एरिया अनाउंसिंग विच साइड बिलोंग टू विच कंट्री. यहाँ पे ये वाटर से रन करा, दोनों साइड ने मार्क करके रखा अपना एरिया को, अनाउंस करते हैं कि कौन सा साइड किसके कंट्री को बिलोंग करता है. इंडिया कंट्रोल अबाउट 45 किलोमीटर स्ट्रेट ऑफ पैंगोंग सो एंड चाइना द रेड. इंडिया जो है वो कंट्रोल करता है 45 किलोमीटर का एरिया पैंगोंग सो का, बाकी जो बचा है वो चाइना कंट्रोल करता है. करंट साइट ऑफ कन्फ्रंटेशन इज स्पर्स jutting out चैंग चेनमो एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम रेंज. दिस स्पर्स आर कॉल्ड फिंगर. जो अभी करंट साइट था कॉन्फ्रंटेशन का वो आपका था चैंग चेमो ईस्टर्न एक्सटेंशन काराकोरम रेंज का. ये जो है बता हुआ है फिंगर्स में.
तो ये फिंगर्स है क्या और कौन कंट्रोल करता है? देयर आर 8 ऑफ देम इन कंटेंशन हियर. इंडिया एंड चाइना हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच द एलएसी पास थ्रू. ये 8 फिंगर्स है कंटेंशन का रीजन. इंडिया और चाइना का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है इस फिंगर को लेके जहां से एलएसी पास होता है. इंडिया हैज मेंटेन दैट एलएसी पास थ्रू फिंगर 8 विच हैज बीन द साइट ऑफ द फाइनल मिलिट्री पोस्ट ऑफ चाइना. इंडिया का मानना है कि एलएसी जो है वो पास करता है फिंगर 8 से, जो कि साइट है फाइनल मिलिट्री पोस्ट के लिए चाइना का. इंडिया हैज बीन पेट्रोलिंग द एरिया मोस्टली ऑन फुट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ टेरेन अप टू फिंगर 8, बट इंडियन फोर्सेज हैव नॉट हैड एक्टिव कंट्रोल बियॉन्ड फिंगर 4. इंडिया जो पेट्रोल करता है इस एरिया को ज्यादातर फुट पे, क्योंकि जो नेचर है टेरेन का वो परमिट नहीं करता है व्हीकल को अप टू फिंगर 8 तक. लेकिन इंडियन फोर्सेज जो है ज्यादा एक्टिव नहीं थे बियॉन्ड फिंगर 4 के. चाइना जबकि दूसरी तरफ से उसका मानना है कि जो एलएसी वो पास करता है फिंगर 2 तक. इट हैज बीन पेट्रोलिंग अप टू फिंगर 4 मोस्टली इन लाइट व्हीकल एंड एट टाइम टू फिंगर 2. और चाइना का कहना है कि वो एलएसी पास करता है फिंगर 2 से, इसलिए वो पेट्रोल करता था फिंगर 4 तक और ज्यादातर लाइट व्हीकल पे, और फिंगर 2 तक भी कभी कभी पेट्रोलिंग करता था. ये आप देख सकते हैं फिंगर 1 2 जो पोस्टिंग है, उसका फिंगर 3 4 ये बेस हो गया. फिंगर जो है 8 तक का पूरा आपका रीजन, ये एक्साइज इनका रीजन है जो लोकेटेड है पूरा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएलआई स्कीम एक्सटेंडेड टू 10 की सेक्टर. जो पीएलआई स्कीम है उसको एक्सटेंड किया गया है 10 की सेक्टर्स के लिए. ये अगेन पीआईबी का न्यूज है. यूनियन कैबिनेट हैड अनवील्ड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम टू इनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इन द 10 की सेक्टर विच एन एस्टिमेटेड आउटले ऑफ अबाउट 1.46 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर. जो यूनियन कैबिनेट है उसने अनवील्ड किया है कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसको इनकरेज किया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के लिए 10 की सेक्टर्स में, जिसमें एस्टिमेटेड आउटले जो है 1.46 लाख करोड़ का है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए. जो सेक्टर है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल के, जो कि क्रिएट करेगा एम्प्लॉयमेंट को और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगा. द 10 सेक्टर इंक्लूड, जो 10 सेक्टर है वो कौन कौन से है? फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, व्हाइट गुड जैसे कि एयर कंडीशनर, एलईडी. अब पीएलआई स्कीम के बारे में हम जान लें. टू मेक इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द पीएलआई स्कीम फॉर मोबाइल फोन, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर. इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पीएलआई स्कीम को मोबाइल फोन, फार्मा प्रोडक्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर के लिए. नोटिफाइड ऑन अप्रैल 1 एज ए पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक. इसको नोटिफाई किया गया था अप्रैल 1 में एज ए पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत. इट प्रपोज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन. ये प्रपोज किया था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देगा ताकि बूस्ट किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और अट्रैक्ट किया जा सके लार्ज इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन पे. स्कीम का एम क्या था? मेक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव एंड इन एफिशिएंट. जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसको कम्पिटिटिव बनाया जा सके और एफिशिएंट. क्रिएट इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक इकोनॉमी ऑफ स्केल को क्रिएट किया जा सके. मेक इंडिया पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाना. अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन कोर मैन्युफैक्चरिंग एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट लाना जो कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के फील्ड पे. कंपिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग वुड इन टर्न लिफ्ट एक्सपोर्ट, और जो कंपिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग होगा वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ावा देगा. ये आप देख सकते हैं कि जो बेस ईयर था इंसेंटिव फिक्स किया था एलिजिबल एंट्री के लिए. इंसेंटिव जो कि अवेलेबल किया गया था इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए बेस ईयर से, जैसे कि बेस ईयर जो आपका 1000 करोड़ वोल्ट गुड बनाया जाएगा. फर्स्ट ईयर में 1100 करोड़ का गुड्स बना. इंक्रीमेंटल जो प्रोड्यूस हुआ 100 करोड़ का, उसका बेनिफिट जो हुआ जैसे केस और मोबाइल के केस में 6% का, तो प्रोड्यूसर को 6 करोड़ रुपया इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा बजट से. ये जो अमाउंट है वो 4% इंक्रीमेंटल सेल जो होगा नियर ईयर पे उसके हिसाब से होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्निंग ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म. The union government has brought over the top platform or video streaming service provider under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting. जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एम्बिट में लाया है. हाउ वाज दिस सेक्टर रेगुलेटेड सो फार? अभी इसके पहले इस सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जा रहा था? करेंटली देयर इज नो लॉ और ऑटोनोमस बॉडी गवर्निंग डिजिटल कंटेंट. अभी कोई लॉ व कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं था जो कि गवर्न कर रहे डिजिटल कंटेंट को. बट फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट हैड इंडिकेटेड द नेसेसिटी टू मॉनिटर दिस प्लेटफॉर्म. लेकिन समय समय पे गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया था कि जरूरी है मॉनिटर करना इस प्लेटफॉर्म को भी. October last year, the government has indicated that it would issue a negative list of don't for video streaming service like Netflix and Hotstar.
अक्टूबर लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया था कि वो इश्यू करेगा नेगेटिव लिस्ट ऑफ कि वो क्या क्या जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार में ना दिखा उसके लिए. It also wanted the platform to come up with a self-regulatory body on the lines of News Broadcasting Standard Authority. ये चाहते थे कि जो प्लेटफॉर्म है वो खुद से एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी लाए जो कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के लाइन पे काम करे. एज पर गैजेटेड नोटिफिकेशन, जो गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाला गया उसके अनुसार ऑनलाइन फर्म डिजिटल न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट नाउ कम अंडर द परव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर. जो ऑनलाइन फर्म है डिजिटल न्यूज व करंट अफेयर कंटेंट होंगे वो अब परव्यू में आएंगे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के, जिसको कि हेड कौन कर रहे हैं तो यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर. ये जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल करेगा ओवर दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कि अनरेगुलेटेड था अभी तक. अब सेल्फ रेगुलेटरी कोड जिसके बारे में कहा गया तो जनवरी 2019 8 video streaming service has signed a self-regulatory code that laid down a set of guiding principle for the content of this platform. जनवरी 2019 में 8 video streaming services जो थे उन्होंने साइन किया था एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड जो कि सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल होगा उनके कंटेंट के लिए उनके प्लेटफॉर्म पे. द कोड एडॉप्टेड बाय दी ओटीटीज इन जनवरी लास्ट प्रोहिबिटेड 5 टाइप ऑफ कंटेंट. जो कोड एडॉप्ट किया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जनवरी लास्ट ईयर वो प्रोहिबिट कर रहा था 5 टाइप ऑफ कंटेंट को, जिसमें कि कंटेंट जो कि डेलिबरेटली व मैलिशियसली डिस्ट्रैक्ट करे नेशनल एम्बलम और फ्लैग को, यानी कोई भी कंटेंट जो कि डेलिबरेटली व मैलिशियसली डिसरेस्पेक्ट अगर करता हो नेशनल एम्बलम और फ्लैग को, वह कोई विजुअल व स्टोरी जो कि प्रमोट करता हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, कोई भी कंटेंट जो कि मैलिशियसली इंटेंड हो आउटरीच करे रिलीजियस सेंटिमेंट को, कंटेंट जो कि डेलिबरेटली व मैलिशियसली प्रमोट करे व इनकरेज करे टेररिज्म को, व किसी भी टाइप का कंटेंट जो कि बैंड हो फॉर एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट के द्वारा. इसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी कोड लाया गया था. अब ओटीटी मीडिया है क्या? एन ओवर द टॉप मीडिया सर्विस इज अ स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस ऑफर डायरेक्टली टू व्यूअर वाया द इंटरनेट. जो ओवर द टॉप मीडिया सर्विस है वो एक स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस है जो कि ऑफर किया जाता है डायरेक्टली व्यूअर्स को इंटरनेट के माध्यम से. OTT bypass cable broadcast and satellite television platform, the company that traditionally act as a controller or distributor of such content. जो OTT है वो bypass कर देता है केबल ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म को जो कंपनीज थे पहले ट्रेडिशनली कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट करते थे उस कंटेंट को. द टर्म इज मोस्ट सिनोनिमस विद सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड सर्विस दैट ऑफर एक्सेस टू फिल्म एंड टेलीविजन कंटेंट. जो टर्म है वो सबसे सिनोनिमस होगा कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड सर्विस हम कह सकते हैं इसको, जो कि ऑफर करेगा एक्सेस टू फिल्म television content को. They are typically accessed via website on personal computer as well as via app on mobile devices जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल मीडिया प्लेयर और टेलीविजन विद इंटीग्रेटेड स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म. इनको टिपिकली एक्सेस किया जा सकता है वेबसाइट के द्वारा, पर्सनल कंप्यूटर पे व मोबाइल ऐप के द्वारा, स्मार्टफोन में, टैबलेट में, डिजिटल मीडिया प्लेयर हो गया व टेलीविजन व इंटीग्रेटेड स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म में इनको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होम मिनिस्ट्री अमेंड FCRA रूल. Ministry of Home Affairs has relaxed FCRA norms for farmer, student, religious and other groups who are not directly aligned to any political party to receive foreign fund if the group are not involved in active politics. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलैक्स किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी रूम को फार्मर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, रिलीजियस के लिए और अदर ग्रुप्स के लिए अगर वो डायरेक्टली अलाइन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और रिसीव कर रहे हो फॉरेन फंड और ग्रुप जो है वो नहीं इन्वॉल्व है किसी भी एक्टिव पॉलिटिक्स से. तब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट 2010 है वो रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशन को और वो इंश्योर करता है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं एडवर्सली अफेक्ट करे इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्री का. The act first enacted in 1976 was amended in the year 2010 when a slew of new measures were taken by Union Home Ministry to regulate foreign donation. It was again amended in September this year. ये जो एक्ट था इनेक्ट किया गया था 1976 में, अमेंड किया गया इसको 2010 में, नया मेजर्स इसमें ऐड किया गया. लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया, रेगुलेट किया फॉरेन डोनेशन को, इसको फिर से अमेंड किया गया सितंबर 2020 पे. अब जो है एप्लीकेबल है सारे एसोसिएशन, ग्रुप और एनजीओ के लिए जो कि इंटेंडेंट है कि वो रिसीव करे फॉरेन डोनेशन. ये मैंडेटरी हो गया है सच एनजीओ के लिए कि वो रजिस्टर करे खुद को FCRA के अंदर. द रजिस्ट्रेशन इज इनिशियली वैलिड फॉर 5 years एंड इट कैन बी रिन्यूड सब्सिक्वेंटली इफ दे कंप्लाई विद ऑल नॉर्म. जो रजिस्ट्रेशन है वो इनिशियली वैलिड है 5 years के लिए और इसको रिन्यूड किया जा सकता है अगर वो कंप्लाई करेंगे नॉर्म्स को. तो न्यू रूल्स क्या है? द न्यू रूल्स से द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 5 and 6 ऑफ सब रूल 1 shall be considered to be of political nature if they participate in active politics or party politics as the case may be. जो न्यू रूल है वो बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई किया गया क्लॉज 5 और 6 में सब रूल 1 के,
उसको कंसीडर किया जाएगा पॉलिटिकल नेचर का अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में व पार्टी पॉलिटिक्स में, जैसा केस होगा। द 2011 रूल्स ऑन सेड क्लॉज डील्ड विद गाइडलाइंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑफ पॉलिटिकल नेचर नॉट बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी। जो 2011 का रूल था ये क्लॉज बताता था, डील कर रहा था, जो गाइडलाइन डिक्लेयर कर रहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो पॉलिटिकल नेचर का है ना कि पॉलिटिकल पार्टी का। इट सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कुड स्पेसिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन एट दैट पॉलिटिकल नेचर बेस्ड ऑन 6 क्राइटेरिया। और ये बता रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो पॉलिटिकल नेचर का है 6 क्राइटेरिया के अनुसार। पॉलिटिकल ग्रुप क्या है ये डिफाइन किया गया है। Clause 5 of Rule 3 FCRA 2011 qualified a political group as organization of farmer, worker, student, youth based on caste, community, religion, language or otherwise which is not directly aligned to any political party but whose objective or activity include step toward advancement of political interest of such group। जो Clause 5 है Rule 3 का FCRA 2011 का, वो क्वालिफाई करता है कि पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है फार्मर, वर्कर, स्टूडेंट, यूथ जो कि बेस्ड हो कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज और अदरवाइज, जो कि डायरेक्टली अलाइन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव वो एक्टिविटी होगा उसका एक स्टेप होगा एडवांसमेंट की तरफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के उस ग्रुप के। द एक्टिविटी इंक्लूड हैबिचुअली एंगेजमेंट इन और एम्प्लॉय कॉमन मेथड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन जैसे कि रास्ता रोको, जेल भरो, रेल रोको, बंद और हड़ताल इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक काउजेज। एक्टिविटी जो है वो बता रहा है जहां पे हैबिचुअल एंगेजमेंट हो जैसे कि एम्प्लॉय कॉमन मेथड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन का रास्ता रोको, जेल भरो, रेल रोको, बंद और हड़ताल हो गया जो कि सपोर्ट करता हो पब्लिक काउज को। एज पर FCRA मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जज एंड मीडिया पर्सन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जो FCRA के नियम है उसके अनुसार जो मेंबर है लेजिस्लेचर के, पॉलिटिकल पार्टी हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, जज हो गए, मीडिया पर्सन हो गए, उनको प्रोहिबिट किया गया रिसीव करने से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। जो न्यू रूल्स है वो क्या करेगा, FCRA रजिस्ट्रेशन को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर प्रोजेक्ट एट गिफ्ट सिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर कमिंग अप इन द गिफ्ट Gujarat International Finance Tech City at Gandhinagar will be a dedicated system to address logistic of port and seaway। जो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर है जो कि बन रहा है गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर पे, वो एक डेडिकेटेड सिस्टम होगा जो कि एड्रेस करेगा लॉजिस्टिक और पोर्ट और सीवेज को। व्हाट इज मैरीटाइम क्लस्टर? मैरीटाइम क्लस्टर है क्या? इट इज एन एग्लोमेरेशन ऑफ फर्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस इन द मैरीटाइम सेक्टर दैट आर ज्योग्राफिकली लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। ये एक एग्लोमेरेशन है फर्म्स का, इंस्टीट्यूशन का, बिजनेस का मैरीटाइम सेक्टर पे जो कि ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, काफी क्लोज एक दूसरे से। This concept is new to India, but this cluster have been driving some of the most competitive port of the world like Rotterdam, Singapore, Hong Kong, Oslo, Shanghai and London। ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया है इंडिया के लिए, लेकिन ये जो क्लस्टर है वो काफी समय से चला आ रहा है। कम्पिटिटिव पोर्ट जो है वर्ल्ड के उसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि रॉटरडैम हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, ओस्लो, शंघाई, लंदन हो गए। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, while the project was conceptualized back in 2007, it received in principle approval from the state government only in 2015। जो प्रोजेक्ट है उसको कंसेप्टुलाइज कर लिया गया था 2007 के टाइम पे ही, लेकिन इसको प्रिंसिपल अप्रूवल मिला स्टेट गवर्नमेंट का 2015 में। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, अ नोडल एजेंसी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, हैज बीन ट्राइंग टू डेवलप सच अ क्लस्टर एज गिफ्ट सिटी इन द स्टेट कैपिटल ऑफ गांधीनगर। जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है जो कि नोडल एजेंसी है गुजरात गवर्नमेंट का, वो कोशिश कर रहा है कि वो डेवलप करे क्लस्टर गिफ्ट सिटी इन द स्टेट कैपिटल गांधीनगर पे। दिस क्लस्टर विल इनिशियली कंसिस्ट ऑफ गुजरात बेस्ड शिपिंग लाइन, फ्राइट फॉरवर्डर, शिपिंग एजेंट, बंकर सप्लायर, स्टीवर्ड्स, शिप ब्रोकर्स विद चार्टरिंग रिक्वायरमेंट। ये जो क्लस्टर उसमें कौन कौन से होंगे, गुजरात बेस्ड शिपिंग लाइन होंगे, फ्राइट फॉरवर्डर, शिपिंग एजेंट, बंकर सप्लायर्स, स्टीवर्ड्स, शिप ब्रोकर्स और चार्टरिंग रिक्वायरमेंट होंगे। सेकेंड स्टेज में जो क्लस्टर है वो अटेम्प्ट करेगा कि वो इंडियन शिप ओनर, शिप ऑपरेटर, इंडियन चार्टर, टेक्निकल कंसल्टेशन, स्कैटर सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली तो गुजरात इन सबको इंक्लूड करे। देयर आफ्टर इट वुड टारगेट टू अट्रैक्ट ग्लोबल प्लेयर इन द मैरीटाइम स्फीयर। उसके बाद इसका टारगेट होगा कि वो अट्रैक्ट करे ग्लोबल प्लेयर को मैरीटाइम स्फीयर पे। जरूरत क्यों पड़ा मैरीटाइम क्लस्टर का? The project will try to bring back businesses that have migrated over the year to foreign location due to absence of the right ecosystem in the country। ये जो प्रोजेक्ट है वो कोशिश करेगा कि वो वापस लाए बिजनेसेस को जो कि माइग्रेट कर गए थे कुछ सालों में फॉरेन लोकेशन में, क्योंकि एब्सेंट था राइट इकोसिस्टम का कंट्री पे। लैंडलॉक्ड कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड लग्जमबर्ग हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ मैरीटाइम सर्विसेज दैट आर नॉट करेंटली अवेलेबल इन इंडिया। जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है जैसे कि सिंगापुर हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, उसने डेवलप किया है नंबर ऑफ मैरीटाइम सर्विसेज को जो कि करेंटली अवेलेबल नहीं है इंडिया पे।
Gujarat has a lot of port and handle 40% of the country's cargo, but it does not target the entire value chain. गुजरात में बहुत सारे पोर्ट है और वो हैंडल करता है 40% कंट्री के कार्गो को, लेकिन कोई भी टारगेट नहीं करता है इंटायर वैल्यू चेन को. Since we did not have ecosystem, a lot of Indian company have moved to foreign location. For instance, Adani Group had the biggest port in Gujarat, but for their catering need, they are based out of Dubai. हम लोग के पास वैसा इकोसिस्टम नहीं होने के कारण बहुत सारी इंडियन कंपनी जो है वो फॉरेन लोकेशन में मूव कर गई. जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर अडानी ग्रुप को देख सकते हैं कि बिगेस्ट पोर्ट है गुजरात में, उसके बाद भी जो चार्टरिंग नीड है उसके लिए इसने अपना जो बेस्ड है वो दुबई पे बनाया है. गिफ्ट सिटी गांधीनगर के बारे में अब हम देखेंगे. गिफ्ट सिटी इन इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मच लाइक ए मॉडर्न आईटी पार्क. जो गिफ्ट सिटी है वो इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, मच लाइक मॉडर्न आईटी पार्क के जैसा. जो आइडिया था गिफ्ट का वो कंसेप्ट किया गया था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2007 पे, और इनिशियल प्लानिंग जो था इसका ईस्ट चाइना आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था. करेंटली अप्रोक्सीमेट 225 यूनिट कंपनी आर ऑपरेशनल with more than 12,000 professional employed in the city. अभी अप्रोक्सीमेटली 225 यूनिट कंपनी के वो ऑपरेशनल है और जो कि मोर देन 12,000 प्रोफेशनल को एम्प्लॉय करके रखा है इस सिटी पे. द इंटायर सिटी इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ FTTX फाइबर टू द होम ऑफिस. The fiber optics is laid in fault tolerant rise architecture so as to ensure maximum uptime of service. तो इंटायर सिटी वो बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर टू दी होम और ऑफिस के प्रिंसिपल पे. जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो लेड किया गया फॉल्ट टॉलरेंट रिंग आर्किटेक्चर पे ताकि मैक्सिमम अप टाइम मिले सर्विसेज को. Every building in the GIFT city is an intelligent building. There is a pipe supply of cooking gas. India first city labeled DCH डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इज ऑल्सो ऑपरेशनल एज गिफ्ट सिटी. हर एक बिल्डिंग जो है गिफ्ट सिटी का उसमें इंटेलिजेंस बिल्डिंग है, पाइप सप्लाई कुकिंग गैस प्रोवाइड किया जाता है हर एक सिटी में. इंडिया का पहला सिटी लेवल DCH डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम वो भी ऑपरेशनल है गिफ्ट सिटी में आपके. अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसका हम ब्रीफली एक बार बुलेट पॉइंट जान ले. तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा ऑपरेशनल ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम जो कि PIB का न्यूज था. इसमें हम लोगों ने देखा व्हाट इज द फैसिलिटी इन दिस स्कीम, गाइडलाइंस कब आया, उसके बाद बेनिफिट क्या है, एलिजिबल एयरपोर्ट कौन कौन से होंगे. देन हम लोगों ने किया रिलीजियस कोड फॉर सरना ट्राइबल्स. इसमें हम लोगों ने देखा किस प्लेस पे फिर सरना रिलीजन है क्या, इश्यू क्या है रिगार्डिंग इससे लेके और सेपरेट कोड फॉर सरना. देन हम लोगों ने किया लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना फाइनलाइजिंग डिसएंगेजमेंट प्लान. इसमें हम लोगों ने देखा वाई न्यूज, डिस्प्यूट क्यों है, फिंगर्स क्या क्या है और कौन किस फिंगर तक कंट्रोल करता है. आफ्टर दैट हम लोगों ने किया PLI स्कीम एक्सटेंडेड टू 10 की सेक्टर. इसमें हम लोगों ने देखा कि किसने अनवील्ड किया इस स्कीम को और किसके लिए, 10 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, PLI स्कीम के बारे में जाना, फिर स्कीम का एम क्या क्या था. गवर्निंग OTT प्लेटफॉर्म, इसमें हम लोगों ने देखा कि कौन सा मिनिस्ट्री इसको गवर्न करेगा और अर्लियर इस सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जा रहा था, अब जो है गैजेटेड नोटिफिकेशन के अनुसार क्या चेंजेस किए गए, सेल्फ रेगुलेटरी कोड क्या था, OTT मीडिया है क्या. देन हम लोगों ने कंप्लीट किया होम मिनिस्ट्री अमेंड FCRA रूल. इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यू अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, FCRA के बारे में जाना, पॉलिटिकल ग्रुप क्या है ये भी देखा. और हमारा जो लास्ट टॉपिक था गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर प्रोजेक्ट एट गिफ्ट सिटी. इसमें हम लोगों ने देखा वेयर इट वाज बिल्ड, व्हाट इज मैरीटाइम क्लस्टर, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर क्या है, जरूरत क्यों है मैरीटाइम क्लस्टर का हमको, और लास्टली हम लोगों ने कंसीडर किया गिफ्ट सिटी गांधीनगर के बारे में. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, like the video and share the video. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.